तो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने ये क्वेश्चन लिया था और इसमें अपन ने 4 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। ये वाला जो क्वेश्चन है H2SO4 के सैंपल वाला जो क्वेश्चन था। चलो इसी में आगे नेक्स्ट करते हैं। वेट ऑफ सल्फर एटम जो है, सल्फर परमाणु का भार जो है वो कितना होगा वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। अब अपने को निकालने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये निकालते हैं। तो पांचवा जो पॉइंट है वो क्या है भाई, फिफ्थ वाले पॉइंट में अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ, क्या पूछे हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 पे है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम H2SO4। तो कल मैंने आपको बताया था इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2। सल्फर एटम कितने हैं, 1। ऑक्सीजन एटम कितने हैं भाई, 4। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि 1 मोल जो है उसमें 4 मोल जो है ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। बोल सकते हैं भाई 1 मोल के अंदर कितने दे रखे हैं आपको, 4 मोल ऑक्सीजन एटम दे रखे हैं। 1 मोल H2SO4 में 4 मोल। तो अब आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है, तो H2SO4 के 1 मोल में 4 मोल हैं। अब समान कितना दे रखा है आपको, H2SO4 आपको दे रखा है 0.1 मोल दे रखा है। तो भाई ये भी कितने आ जाएंगे, 0.1 मोल आ जाएंगे क्या ऑक्सीजन एटम के। ठीक है, अब 0.1 मोल हो गए। अब आपको पूछा क्या, नंबर ऑफ एटम्स, और ये मैंने बताया 1 मोल में कितने होते हैं भाई, 1 मोल में Na होते हैं। तो 0.1 इंटू क्या आ गया भाई, Na, ये आ गया। अब आते हैं अगला जो थोड़ा सा अलग है, इसको भी देख लेते हैं। उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा इसको देखते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटोनों की जो संख्या है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, अपने पास ये 3 है एलिमेंट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1H1। सल्फर का कितना है भाई, 16। मोलर मास कितना है भाई, 16S। आप क्या लिख सकते हो इसको, 32। और ऑक्सीजन का कितना है भाई, 8 और 16 लिख सकते हो क्या। ठीक है। अब क्या होता है, किसी भी परमाणु जो है, उदासीन परमाणु के लिए उसमें प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है भाई, उसके परमाणु क्रमांक के, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ स्पेसीज। तो हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक कितना, 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1। प्रोटॉन कितने होंगे भाई, 1। सल्फर के केस में परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 16। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए भाई, 16। और ऑक्सीजन के केस में कितने हो गए भाई, 8 हो गए क्या। चलिए तो अब देखते हैं इसके अंदर। यानी अगर मैं बात करूं 1 मोल की, तो 1 मोल के अंदर टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 1 + 16 + 8, है ना। एक एक एटम के हुए, लेकिन ये तो, अरे हाइड्रोजन के पास कितना है, 1। सल्फर के पास कितने हैं भाई, 16। और ऑक्सीजन के पास कितने, 8। लेकिन आपके पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, अरे हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 2। तो 1 × 2 तो हो गया हाइड्रोजन के पास। सल्फर कितना है भाई, 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 × 1 करेंगे, प्लस 1 ऑक्सीजन के पास कितने हैं भाई, 8 मोल प्रोटॉन है। तो आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, तो ये आ गया। तो जोड़ो इसको, कितने आ गए, ये कितना हो गया, 8 चौक 32, 16, और ये कितने हो गए, 18। और 32 और 18 कितने हो गए भाई, 50 हो गए क्या। अरे 32 और 10 कितने हो गए, 42, और 6 48, और 2 50। तो यानी 1 मोल जो H2SO4 है, इसके पास में 50 मोल प्रोटॉन है। कितने हैं भाई ये, 50 मोल प्रोटॉन्स। चलिए ठीक है, 1 मोल H2SO4 के। अब समान कितना दे रखा है आपको, 0.1 मोल। H2SO4 आपके पास 1 मोल थोड़ी है, 9.8 ग्राम लिया है। तो एक के पास 50 है, तो इसके पास कितने आ गए, 5 मोल आ गए, 5 मोल आ गए क्या। संख्या अगर पूछे तो 5 × Na हो गया क्या। तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो आ गए Na। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे।
वो आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कोई बात नहीं। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं भाई? न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो होती है ए माइनस जेड। ए क्या है भाई? द्रव्यमान संख्या, जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। ये क्या है? मास नंबर, और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। तो आपने को पता हाइड्रोजन के अंदर तो न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, तो हाइड्रोजन का तो मतलब ही नहीं है, कैंसिल हो गया। अब आ जाओ सल्फर की, अगर मैं बात करूँ 16 और 32, और ऑक्सीजन जो है वो क्या है? 8O16, ऐसे ही लिखेंगे। तो सल्फर के अंदर न्यूट्रॉन देखो आप, अगर इसके न्यूट्रॉन आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 32 माइनस 16, और इसके निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 16 माइनस 8। तो ये कितना आ गया भाई? 32 माइनस 16, 16, और 16 में से 8 गए, 8 बच गए। तो अब हाइड्रोजन में है ही नहीं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि भाई एक मोल जो H2SO4 है उसमें कितने आ जाएंगे? 16 तो किसके पास है? सल्फर के पास, और एक ऑक्सीजन के पास 8 हैं, तो 4 ऑक्सीजन के पास कितने होंगे भाई? अरे 16, और 4 के पास कितने हो जाएंगे? 32। तो 32 और 10 42, और 6 48। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक मोल H2SO4 जो है ना, उसके पास में 48 मोल न्यूट्रॉन्स हैं। कितने न्यूट्रॉन्स हैं? एक मोल जो H2SO4 है आपके पास, तो कितना हो गया? 48 मोल। अरे हो गए क्या? 48 मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। समान कितना देर का आपको? एक मोल थोड़ी देर का, आपको तो देर का 0.1। तो ये कितने आ गए? 4.8 मोल आ गया क्या? और अगर संख्या निकालोगे तो Na से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4.8 Na। चलिए इसके बाद में जो है वो अगला सवाल क्या दे रखा है भाई? ये दे रखा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल आसान है, तो कोई मतलब ही नहीं इसमें। एक बार इसको कैलकुलेट कर देते हैं। कैसे? देखो H2SO4 अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए था। तो एक मोल के पास 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल सल्फर, 4 मोल ऑक्सीजन एटम, है ना? तो मैं इसे बोल सकता हूँ क्या? एक मोल H2SO4 जो है उसके पास में कितने हैं? 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन एटम्स के हैं क्या? बिल्कुल दे रखा है। तो समान कितना दे रखा है? 0.1 मोल। तो 0.1 के पास कितने हो जाएंगे भाई? 0.1 इंटू 2, तो 0.2 मोल आ गए क्या? और इसको संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 0.2, और ये आ गया Na, क्योंकि एक मोल में क्या होते हैं? Na होते हैं। चलो ये अपना पहला सवाल ख़त्म। अगला सवाल देता हूँ मैं, देखें करके देखो सभी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फॉर ए सैंपल ऑफ हिंदी में भी समझाएंगे इसको। फॉर ए सैंपल ऑफ 400 ml, 0.3 m H3PO4 सॉल्यूशन। क्या मतलब है भाई? कोई एक नमूना दे रखा आपको फॉस्फोरिक एसिड का, है ना? सैंपल का मतलब नमूना, और उसका आयतन कितना दे रखा है आपको? 400 ml, और उसकी मोलरिटी जो दे रखी है वो दे रखी है 0.3 m। तो फॉर ए सैंपल ऑफ 400 ml और 0.3 m H3PO4 सॉल्यूशन, कैलकुलेट फॉलोइंग। देखते हैं भाई आपको क्या क्या कैलकुलेट करना। नंबर 1 साथ की साथ करके बताएंगे। पहला जो है वो कह रहा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। दूसरा जो है वो क्या भाई? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है आपको? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तीसरा आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर आपको कैलकुलेट करने इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। पांचवा कैलकुलेट करना आपको टोटल चार्ज ऑन एनाइन। पे आपको टोटल चार्ज। और फिर एक ले लेते हैं, जैसे वहाँ पे आपने सल्फर का वेट कैलकुलेट किया था, तो वेट ऑफ फॉस्फोरस एटम, यहाँ पे फॉस्फोरस एटम जो है उसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो पहला ग्राम मॉलिक्यूल, फिर ग्राम एटम्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, चार्ज ऑन एनाइन, ये नया हो गया। चार्ज ऑन एनाइन अपने पहले कैलकुलेट नहीं किया, जरा इसको देखेंगे। और वेट ऑफ फॉस्फोरस एटम, ठीक है। ऑक्सीजन एटम ये सब अपन निकाल चुके हैं, तो वही सेम चलेगा इसमें। तो इसको कैसे सोल्व करना है जरा अपन देखते हैं। तो पहले जब आप सोल्व करेंगे तो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी फॉर्मूले बताए उसमें से ये बताओ पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। देखो भैया उस लिस्ट में पहले वाले में मास दे रखा था, तो मास वाले से सोल्व कर दिया अपन ने फटाक से। अब इसमें आपको क्या दे रखा, वॉल्यूम और मोलेरिटी दे रखी है क्या, कोई बात नहीं। तो आपको एक फॉर्मूला कराया बेटा मैंने। अब मैं पहले वाले का अगर सॉल्यूशन करूं इसमें, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या बताया था आपको, अरे ग्राम अणु, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या बताया था, मोल बताया था कि नहीं बताया था। तो ग्राम परमाणु, ग्राम अणु का मतलब क्या होता है, मोल। लेकिन कौन सी फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में बताया था आपको, कल मैंने यही बताया था ना। जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे। क्या दे रखा है, एटम दे रखा है कि मॉलिक्यूल दे रखा है, बताया था ना मैंने आपको आड़ू भाषा में कि भाई गोत मिलाने, इसमें जो दे रखा है और जो आपको पूछ रहा है वो दोनों एक जैसे नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि फ्रीक्वेंसी को मैच करना। अगर सैंपल में एटम है और आपको मॉलिक्यूल पूछ रहा है, या मॉलिक्यूल दे रखा है आपको और एटम पूछ रहा है, तो आपको दोनों को मैच करना पड़ेगा, क्या पूछा है और क्या दिया हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। तो चलिए H2SO4 क्या एक मॉलिक्यूल है, वेरी गुड। तो मॉलिक्यूल दे रखा है, उसी के बारे में पूछा है। तो ग्राम मॉलिक्यूल इसका मतलब हो गया मोल। तो पहला फॉर्मूला आप लगा देंगे, क्या बताया था, मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम बताया था, लेकिन वॉल्यूम मैंने लीटर में बताया था। तो मोलेरिटी आपको दे रखी है 0.3 और ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.400 हो जाएगा। तो ये करोगे तो कितना आ गया भाई, ये 0.12 मोल आ गए कि नहीं आ गए। तो आपके पास H3PO4 के मोल आ गए। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, ग्राम एटम्स। अब आ जाना चाहिए, ग्राम एटम का मतलब ग्राम परमाणु। चलिए ग्राम एटम्स भी मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था। ग्राम एटम्स क्या होते हैं भाई, मोल होते हैं क्या, पहले आपने मोल निकाल लिए, दूसरे में भी ग्राम एटम्स में मोल। लेकिन इस बार कौन सी फॉर्म में बताने हैं आपको, एटॉमिक फॉर्म में मोल बताने हैं। कौन सी में बताने हैं, एटॉमिक फॉर्म में। जरा जाओ फटाक से, H3PO4 जो आपको दे रखा है उसमें क्या है बेटा, 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन एटम दे रखे हैं कि नहीं दे रखे, दे रखे हैं। तो ये बताओ, अगर मैं बोलूं एक मॉलिक्यूल H3PO4 है, उसके अंदर टोटल एटम कितने हैं भाई, 4 और 3 7, एक 8 एटम है के, अरे एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है। अब मैं इसी को मोल बोल दूंगा तो उधर भी मोल हो जाएगा। कल मैंने बताया था ना, ये मोल लेंगे तो उधर भी मोल लेना। चलिए तो मैं से बोल रहा हूँ कि साहब एक मोल H3PO4 जो है ना, उसमें 8 मोल ऑफ एटम्स हैं। तो डाउट थोड़ी है, एक मोल में 8 मोल एटम है कि नहीं है, दिख रहा है साफ साफ, 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोर, 4। तो समान कितना अपने पास है, 0.12। तो मल्टीप्लाई कर दो, 0.12 इंटू 8, 12×96, 0.96 मोल आ गया क्या। और अगर वो पूछे Na की टर्म्स में तो 0.96 इंटू Na कर देंगे। ये साहब दूसरा खेल खत्म। जरा अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या क्वेश्चन पूछा उसने, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। चलो इसको भी कैलकुलेट कर देंगे। देखो पहले में बताया था, अब आ जाना चाहिए आपको। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में क्या है भाई, H3PO4। तो क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन लिख लिया करो ऐसे, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, लेकिन ये 3 है तो 1 इंटू 3, प्लस फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, अरे 15 एक नहीं है, एक आ जाएगा, ये 15 एक ही है तो 15 इंटू 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 एक नहीं है, तो ये आ गया 8। कितने दे रखे हैं, 4, जोड़ दो इसको, कितने हो गए, 15 और 3 18, और 32 और 18 50 हो गए क्या, ये लो साहब। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक मोल जो H3PO4 है उसके अंदर कितने हैं भाई, 50 मोल प्रोटॉन होंगे कि नहीं होंगे, ये बता दो। आपको मैंने ऊपर क्लियर कर दिया ये 50 मोल। अब ये देखो समान आपके पास कितना है, वो तो बहुत कम है, 0.12 मोल निकाला आपने, तो उसके पास कितने होंगे, 0.12 इंटू 50, तो 12 पंजे 60, ये 6 मोल आ गया क्या। और इसको अगर इन टर्म्स ऑफ Na करोगे तो ये 6 Na आ गया। चलो ये 3 हो गए साहब। अगला जरा फोर्थ नंबर का आ जाते हैं।
टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फोर्थ नंबर में न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वही बताया था मैंने, हाइड्रोजन में तो जीरो है, लिख लिया करो ऐसे, हाइड्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन, ठीक है भाई। तो फॉस्फोरस हाइड्रोजन को कैसे लिखते हो बेटा, 1H1, इसको क्या लिखेंगे, ये फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर ये, और मास नंबर कितना है 31, ऑक्सीजन का 8O16, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। तो ये आ गया, इसके अंदर तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, समझ में आ गई बात। न्यूट्रॉन बताए थे ना A-Z, तो ये कितने आ जाएंगे इसके बेटा, न्यूट्रॉन आ जाएंगे 31 माइनस का 15, और ये कितना आ जाएगा 16 माइनस का 8, तो ये कितना हो गया भाई 16 आ गए क्या इसके पास कितने आ गए 8, 16 गुणा 1, और 8 ये कितना है भाई 4, तो ये कितना आ गया 32, जोड़ दो इनको, 32 और 10 42 और 6 48, हो गया काम अपना, ठीक है। तो इसके पास में भी एक मोल के पास कितने आ रहे हैं भाई, 1 मोल जो है उसके पास में कितने आ रहे हैं 48 मोल आ रहे हैं। क्या समान आपको कितना देर का है 0.12, बिल्कुल आसान है, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.12 इंटू 48, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्या कह रहा है, टोटल चार्ज ऑन एनायन, इसको थोड़ा एक बार अपन समझते हैं क्या फिल्म है ये, टोटल चार्ज ऑन एनायन। तो भैया पहले ये बताओ H3PO4 जो डिसोसिएट होगा, तो ये 3 मोल H प्लस आयन और 1 मोल PO4 3 माइनस आयन देगा कि नहीं देगा, देगा ना, अरे 3 हाइड्रोजन आयन देगा, फॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑर्थो आप किसी के भी आगे लगा सकते हो, उसका कोई रूल नहीं है। तो ये 3 मोल H प्लस और ये, ठीक है। तो मुझे ये अपना ये क्या भाई कैटाइन, जो कैथोड की तरफ जाते हैं ना वो कैटाइन होते हैं, ये एनोड की तरफ जाएगा उसको आप एनायन बोलते हो, है ना। जनरली पॉजिटिव जो चार्ज स्पेसीज है वो किधर माइग्रेट करेगी, डेफिनेटली उधर करेगी जिधर नेगेटिव चार्ज होगा, और आप कैथोड को नेगेटिव मानते हो तो कैथोड की तरफ जो मूव करेगा उसको कैटाइन, एनोड की तरफ जो भागेगा उसको क्या बोलेंगे भाई एनायन, ये बात भी ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ऐसे बोलूं तो किसी को कोई भी तकलीफ है तो बता दे भाई, 1 मोल H3PO4 जो है वो 1 मोल जो है वो PO4 3 माइनस आयन दे रहा है भाई, कोई भी दुख दर्द हो रहा हो किसी को तो वो बिल्कुल बता सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, 1 मोल साफ लिखा हुआ उधर PO4 3 माइनस, वेरी गुड। अब क्या समान आपको 1 मोल दे रखा है क्या, नहीं दे रखा आपको, तो समान उसने ये दे रखा है कि 0.12 मोल लेने हैं भाई साहब, आपको ले लिए कोई तकलीफ नहीं, 1 मोल में इतने हैं तो कर दो, ये 0.12 मोल आ गए कि नहीं आ गए, ये आ गए 0.12 मोल ऑफ PO4 3 माइनस, 1 मोल 1 दे रहा तो ये देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है, कोई नहीं। अब मुझे एक बात बताओ कि जो 1 मोल जो है PO4 3 माइनस आयन है उसके ऊपर जो है ना वो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, चार्ज या आवेश, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको समझाता हूं, जिनके नहीं समझ में आया इधर ले लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये मैंने फॉस्फेट आयन लिया है ना, एक फॉस्फेट आयन पे नेगेटिव कितना चार्ज आ रहा है 3, कितना आ रहा है भाई 3 आ रहा है। अगर कोई प्रजाति 1 इलेक्ट्रॉन लेती है, कोई भी स्पेसीज 1 इलेक्ट्रॉन लेगी तो -1, 2 लेगी तो -2, 3 लेगी तो -3। अब इधर सौदा आपने मोल में ले रखा, कोई नहीं, तो 1 मोल की अगर बात करूंगा तो इसको मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो 1 मोल जो है उस पर 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो गया। अब देखो ये होता है कि चार्ज जो है ना, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इसका मतलब क्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फेराडे, बहुत महान साइंटिस्ट हुए फेराडे, आपने नाम सुना होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है उस पे चार्ज कितना होता है भाई 1 फेराडे के बराबर, कितना होता है भाई 1 फेराडे, और 1 फेराडे अप्रोक्सीमेट होता है 96,500 कूलाम, कितना होता है भाई 96,500 कूलाम। जरा देखो ये आया कैसे वो भी बता देता हूं मैं आपको। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलाम,
एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने भाई, 6 गुणा 10 की पावर 23। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये आएगा 96,486 के आसपास आता है। तो मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है ना, 96,500 कूलाम ही लेते हैं, कैलकुलेशन में इजी रहता है। ये समझ में आ गया, एक मोल, इसी को 1 फैराडे बोलते हैं। अब आपके पास समान कितना देर का है, आपके पास तो 0.12 मोल है ना, एक मोल थोड़ी है, 0.12 मोल है जितना देर का उस पर। तो उसके ऊपर एक मोल पे 3 मोल है, तो 0.12 मोल पे कितना हो जाएगा भाई, अरे कितना हो जाएगा, एक मोल पे 3 फैराडे, तो 0.1 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 0.36 फैराडे। ये एक नया था अपने को, बाकी तो पहले अपने किए। तो जो एनाइन पे चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 0.36 फैराडे जो है वो चार्ज आ जाएगा एनाइन पे। और अब आखिरी सवाल, वेट ऑफ फॉस्फोरस एटम, ये भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेट निकालने के लिए देखो आपको क्या पता होना चाहिए, मोल पता होने चाहिए ना, ये आसान है, पहले भी अपन ने किया। तो देखो एक मोल जो H3PO4 है उस वो कितना दे रहा है, एक मोल दे रहा है क्या फॉस्फोरस एटम के। तो आपने समान निकाल लिया 0.1 मोल, तो इसके भी कितने आ गए भाई, 0.12 मोल आ गए ना, ये निकाले थे आपने। तो फॉस्फोरस के मोल आपको पता है, तो मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम, एक्स मान लिया, अपॉन मोलर मास मैंने बताया 31, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स की वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 0.12 इंटू 31, ये आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना इसको। ये पहला सवाल खत्म हो गया। चलिए एक सवाल मैं आपको देता हूँ, देखिए आप लोगों को सोल्व करना है इसको। सवाल लिख लो, फिर अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे अपन। क्वेश्चन लिखो, देखें क्वेश्चन नंबर 3, देखें ट्राई करना आप में से, बहुत आसान सा सवाल दे रहा हूँ आपको। उसके अंदर बेसिक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कैसे आपको छोटा मोटा मोल का सवाल जो है पूछा जा सकता है। वो तो आजकल सबको आता है, 9th-10th क्लास में पढ़े हुए हैं सब आपके, बोर मॉडल और ये सब, है ना। नहीं भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे इसको। पहले आप सवाल एक बार लिख लो, है ना, इसको सोल्व करना है भाई सबको, है ना। 4.8 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्साइड आयन, आपको ऑक्साइड आयन का कोई नमूना दे रखा है और उसका वजन कितना दे रखा है भाई, 4.8, ठीक है। 4.8 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्साइड आयन है ना। आपको क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, है ना, इस सैंपल में आपको क्या क्या ज्ञात करना है ना, निम्न का मान ज्ञात करना, जो आपको मैं नीचे दे रहा हूं। सबसे पहला जो आपको कैलकुलेट करना है, पहला आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ग्राम आयंस। देखो अब सारी टर्मिनोलॉजी आपको मैंने बता दी, अरे ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम अणु, ग्राम परमाणु, ये सारे बताए थे कि नहीं बताए थे पहले वाली क्लास में। अब मुझे आप ये सोल्व करके बताएंगे, देखें अगली क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। पहला ग्राम आयंस, दूसरा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं इसको बता देता हूं, है ना, हिंदी में भी लिख देते हैं, संयोजी कोष। कौन से कोष की बात कर रहा हूं मैं, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ताकि भाई दिक्कत नहीं आए किसी को। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको कैलकुलेट करनी है। संयोजी कोष क्या होता है, किसी भी परमाणु में जो सबसे बाहर वाला कोष है, इसको आप एन भी बोलते हो भाई, क्या बोलते हो इसको, एन। तीसरा क्या कैलकुलेट करना आपको, टोटल नंबर ऑफ पेनल्टी, टोटल नंबर ऑफ पेनल्टी मुलेट सेल, टोटल नंबर ऑफ पेनल्टी मुलेट सेल इलेक्ट्रॉन। अभी इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, आपको उपांत्य कोष बोलते हैं भाई, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको उपांत्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सेल का मतलब तो सबको पता ही, पेनल्टी मुलेट सेल यानी उपांत्य कोष, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ इनर पेनल्टी मुलेट, सॉरी इनर भी बोल सकते हैं इसको, या एंटी पेनल्टी मुलेट सेल भी बोल सकते हैं, है ना।
इनर बोल दो, चाहे आप इसको एंटी पेनल्टी मुलेट सेल भी बोल सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। पेनल्टी मेट सेल, इसको बोलते हैं पूर्व उपांत्य कोष या उप उपांत्य बोलते हैं। उपांत्य से पहले वाला कोष जो है ना, यह आ जाएगा पूर्व उपांत्य से पहले का कोष। इसको उपांत्य कोष को बोलते हैं भाई n-1 और इसको बोलते हैं n-2। ठीक है, अब आ जाओ इसके अंदर 1 2 3 4 पांचवा क्या कैलकुलेट करना भाई आपको? आपको कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ कर्नेल इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये नई टर्मिनोलॉजी, छोटा सवाल कभी पूछा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ कर्नेल इलेक्ट्रॉन, यानी एटम से रिलेटेड जो है, कर्नेल को कर्नेल ही बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ कर्नेल इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आ जाना चाहिए मोल पे, ये समझ लो आप, ये मैंने आपको तीसरा सवाल दे रहा हूँ, है ना। इसके बाद में अपन दूसरे टॉपिक पे आएंगे। ये बेसिक मोल जो है वो इससे आप कवर कर सकते हो, सारी टर्मिनोलॉजी जो बेस जो आपको कहाँ कहाँ मोल जो है वो अप्लाई हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ कर्नेल इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ चुका है पहले। अब आपसे ये सवाल बनना चाहिए, इसीलिए मैं इसको दे रहा हूँ ना, सोल्व नहीं करूँगे अपनी इस क्लास में, ताकि आप इसको सोल्व करें अगली क्लास के लिए। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज, है ना, कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, और आपको उसके बाद में कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज ऑन एनाइन, है ना। और ये आपको किस में कैलकुलेट करना भाई? फैराडे में चार्ज करना है, सॉरी फैराडे जो है ना उसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जो मैं सवाल है आपको दे रहा हूँ घर के लिए, आपको सोल्व करना है। अगली जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में अपने एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे ये वाले सवाल को, ठीक है। उससे पहले एक बार मैं आपको ब्रीफिंग करवा देता हूँ। तो जो पहले वाली क्लास में आपने क्या क्या पढ़े थे, जितने भी मोल के फार्मूले थे बेसिक, जहाँ जहाँ काम में आएंगे वो सारे मोल कॉन्सेप्ट के फार्मूले अपन ने पहले वाली क्लास में पढ़ लिए थे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा था, जब भी मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर आप केमिकल रिएक्शन पे मोल लगा रहे हो, हमेशा दिमाग में फीड कर लो मोल कॉन्सेप्ट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या बताया मैंने? मोल कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और जब आप कोई भी सैंपल के लिए लगा रहे हो, किसी भी नमूने के लिए लगा रहे हो, तो क्या चेक करेंगे भाई? फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डाटा और आस्किंग डाटा, यानी जो समान आपको दे रखा है और जो समान आपको पूछा है, क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं? क्या सैंपल में मॉलिक्यूल दे रखे हैं, पूछ तो एटम रहा है, या एटम दे रखे हैं मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी को क्या करना भाई, अपने को मैच करना। फ्रीक्वेंसी को मैच करने के बाद में आप सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैंने आज एक नई चीज आज जो अपन ने सीखी है वो चार्ज की सीखी है। तो चार्ज में क्या होता है भाई, एक मोल इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे के बराबर। तो जितना भी आपको दे रखा चार्ज उस हिसाब से आ जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान ये रखना है कि सैंपल के लिए जब आप फॉर्मूला, जनरली गलती हो जाती है, अपन वो 1 के हिसाब से याद रखते हैं तो फिर वो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है कि डायरेक्ट अपन क्या बोल देते हैं साहब, उस पर चार्ज जैसे PO4 3- है, चार्ज का आंसर आ रहा 3 फैराडे, नहीं। हमेशा क्या करना, सैंपल में आपको क्या दे रखा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो जो दे रखा है, जो पूछा है उसको आपको मैच करना, समान कितना दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लगेगा मोल कॉन्सेप्ट। चलो क्लियर है भाई सभी को? इससे अगली क्लास में जो है इसको अपन सोल्व करेंगे, और नेक्स्ट इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये पढ़ेंगे। ये बेसिक जो मोल के थे कहाँ कहाँ लगेगा, जैसे ये परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, जनरली अपन गलती कर देते हैं, देखते हैं सीधा वही कर लेते हैं, ठीक है। तो एक सैंपल वाला जो है ये आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। वेट का आपके पास आ गया। अगर मोलरता आपको दे रखी है तो इससे पहले अपन ने एक सवाल कर लिया। तो ये बेसिक मोल पे आप देखोगे तो मैंने आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन जो है वो मैंने करा दिए। इसके बाद में अपन अगले टॉपिक पे जो है वो आएंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो आपको दे रखा है। चलिए इस सवाल को आप अगली क्लास में अपन करेंगे डिस्कस, तब तक आप सोल्व करके देखेंगे, देखें आप लोगों के क्या आंसर्स आ रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में भी। चलो।